डिले भी हो सकती है, उसके बाद में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसके बाद में हम जो है वो डिजिटल क्लास हो जाएगी हमारी पेन टैबलेट आने के बाद में। तो भैया टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, अभी तो काम चलाओ, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। चलो भैया जी, खैर शुरू करते हैं आज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का अगला चैप्टर। तो और सॉरी, अगला चैप्टर क्या, वही चैप्टर है हमारा। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग, बढ़िया हो? तो अब मुझे एक बात बतानी है आप सबने। देखो सिंपल सी बात क्या है, सिंपल सी बात यह है कि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लगभग 2 लेक्चर कर चुके हैं, और 2 लेक्चर में सभी के सभी डिजीज यहाँ पर खत्म हो चुकी हैं। और इतनी तो उम्मीद मुझे है कि आप लोग क्वेश्चन नहीं करे होंगे आपने एनसीईआरटी के। पहले तो अपने कान में ही हेडफोन लगा करके बैठो। जो बच्चे नए आए हैं वो ऊपर कॉलम में चैट बॉक्स है, ठीक है ना, साइड में ऊपर में आपको क्या लिख रहा है, चैट का सिंबल दिखाई पड़ रहा है, वहां पे अपने डाउट डाल सकते हैं। और अगर नहीं तो 1 मिनट के लिए माइक खोल के आप अपनी बात बोल सकते हैं। समझ में आई बात? वैसे कोशिश करें चैट बॉक्स का इस्तेमाल करने की, माइक बॉक्स का कम से कम इस्तेमाल करें तो बेटर रहेगा आपके डाटा के लिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास भरपूर डाटा है, ठीक है भैया। चलो खैर, तो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में हम बात कर चुके थे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं भैया जी, किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो मैंने आपको बताया था वो बताया था रिंगवॉर्म एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस के बारे में बात हो गई थी। अमीबिक डायसेंट्री देखा था, मलेरिया से शुरू करी थी हमने अपनी कहानी। मलेरिया, अमीबिक डायसेंट्री, रिंगवॉर्म एस्केरियासिस और एलिफेंटियासिस, ये 4-5 डिजीज हमने परसों देखी थी, मतलब सैटरडे में, ठीक है। उस सैटरडे में, सॉरी मतलब फ्राइडे हुआ था आई थिंक हमारा लेक्चर, ठीक है ना, संडे तो ऑफ ही रहता है हमारा। और रमजान के बाद से आपकी क्लास रेगुलर शुरू हो जाएंगी रोजाना की। रमजान रमजान चल रहे ना, तो थोड़ा अल्टरनेट डेज है, क्योंकि मुझे और क्लासेस भी लेनी होती है। रमजान के बाद में हम जैसे ही अगर सेंटर नहीं खुलते हैं तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी, डेली हो जाएगी। क्लियर है भैया? उसके अलावा हमने जो है एक नया कोर्स और शुरू कर रहा हूँ इसी पे टीचमेंट पे, वो है नए बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। कभी उसमें एनरोल हो जाओ कोई, अगर मैं लिंक शेयर करूंगा तो एनरोल मत हो जाना। जो बच्चा ऑलरेडी एनरोल है वो एनरोल यहीं पर ही रहे, ठीक है। नया बैच बनेगा 12th वालों का, 11th वालों का। तो जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके जान पहचान में हैं, 11th 12th में जो आए हैं अभी, ठीक है, 10th वालों को तो रूंगा दे दिया, 11th में प्रमोट कर दिया। कहीं पर 11th के एग्जाम हुए हैं, कहीं पर 11th के एग्जाम नहीं हुए हैं, उन्हें 12th में प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। तो जो बच्चे नए आए हैं आप उन्हें यहाँ पर ऐड करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी को भी किसी भी ग्रुप के अंदर ऐड नहीं होना है। लिंक शेयर होगा, आई बात समझ में, टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर किया जाएगा, कभी आप दोबारा से उन नई ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओ, रिमूव कर दूंगा मैं, ध्यान रखना, ठीक है। वो डिटेल्स के लिए है, नए बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है। चलो भैया, अब शुरू करते हैं हम बात अपनी इम्यूनिटी के बारे में। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देख लिया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था किसके बारे में, हमने देखा था भैया जी अपने डिजीज के बारे में, बीमारियों के बारे में। और इम्यूनिटी तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करने को तो मैं इस पर पूरी 2-3 दिन की बकवास भी कर सकता हूँ, लेकिन उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई फायदा नहीं है। 7वां मनुष्य कौन आ गया है, ये नेक्स्ट कौन आया है भैया, जैद भी आ गया, प्रियांशु गायब है, और एक और गायब था, नाम भी लिया था मैंने, किसका लिया था, चलो मैं भूल ही गया। खैर जो भी है, चलो आ जाएगा जिसे आना होगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, आप लोग लगे रहो, हिम्मत मत तोड़ना अपनी, बस लगातार कंटिन्यूटी में बने रहना लास्ट तक के। यही वो टाइम है जब आप और बच्चों से आगे निकल सकते हो। इस टाइम पे पता क्या हो रहा होगा, देखो और बच्चे जो है ना, वे रमजान का बहाना लेके, लॉकडाउन में घर का बहाना लेके, बीमारी का बहाना लेके, इधर उधर की चीजों का बहाना लेके घर में आराम फरमा रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं कर रहे होंगे, कुछ लोग बोलेंगे जी कि हमारे वो लग रहे हैं, क्या नाम लिख रहे हैं, दांती पड़ रही है मुंह में जी, ऐसे बोल लेंगे, अच्छी बात है। तो गेहूं में दंती हमारी पड़ रही, मैं भी शाम का टाइम यहीं से ही आया हूँ, ठीक है। कुछ लोग कुछ बताएंगे, कुछ लोग कुछ बताएंगे, लेकिन यही वो टाइम है जहां पर आप लोगों से आगे प्रोसीड आउट कर जाएंगे, क्योंकि जब लोग बहाने बना रहे होंगे उस टाइम पर आप पढ़ रहे हैं। और मैंने देखो ये नहीं कहा, मैंने आपको पहले इंग्लिश के बारे में भी बताया था कि 30 मिनट रोज पढ़नी। मुझे पता है कि कोई बच्चा पढ़ भी रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा, वो तो मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आपने नहीं पढ़ी होगी, है ना, ऐसे ही हुआ होगा। चलो वो तो आपकी मर्जी है, लेकिन इतना है कि बायो में अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो जो आपको पीडीएफ वगैरह, असाइनमेंट वगैरह, टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ उसे टाइम से सॉल्व करो, और लेक्चर यहाँ पे देखो। इससे अलावा और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम पढ़ाई से टच रहोगे, समझ में आ गई बात, ट्रस्ट में अच्छा स्कोर होगा आपका। चलो, तो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा आपका इम्यूनिटी के बारे में। किसके बारे में भैया जी, इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इम्यूनिटी। देखो प्यारे बच्चों, हमने जो बात करी थी, अब आप बोलोगे प्यारे बच्चों तुम नालायक हो, मैंने पहले भी बोला था खुश मत होया करो, मेरे प्यारे बच्चों बोलते हैं, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्या होती है, आपने देखा होगा आजकल, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स देखने मिलते हैं आपको। क्या होते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जो होते हैं आपके वे माइक्रोब्स
उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको बोला जाता है पैथोजन बोला जाता है। समझ में आ गई बात। और ये पैथोजन कहाँ अटैक करते हैं, ये जिस बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं उस बॉडी को क्या बोलते हैं भैया जी, हम होस्ट बॉडी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब होस्ट बॉडी की जो कैपेसिटी है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसी क्षमता को, उसी कैपेसिटी को या उसी एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, उसी एबिलिटी को हम इम्यूनिटी बोला जाता है। समझ में आ गई बात। क्या सभी बच्चों को बोर्ड क्लियर और आवाज साफ दिखाई पड़ रही है? मैचिंग सिंक्रोनिसिटी है साउंड और वीडियो में? जरा एक बार कंफर्म करके बताएं चैट बॉक्स में, फटाफट करके, जल्दी करके कमेंट बॉक्स में। सभी बच्चों को विजिबिलिटी क्लियर है? दो ही बच्चों ने बताया अभी। क्या सभी बच्चों को विजिबिलिटी, ऑडियो, साउंड वगैरह क्लियर है? देखो ज्यादा मत कहना उनको जी थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई पड़ रहा, वो दिखेगा, फोन से कर रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, कभी आपको उनको जी फुल एचडी का व्यू नहीं आ रहा है जी, 4K का व्यू आना चाहिए था, बेटा जबाड़ा तोड़ दूंगा 4K के चक्कर में, ध्यान रखना। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो लगभग सभी बच्चों को जो है क्लियरिटी अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है। वेरी गुड। तो चलो काम चलाओ तो है ही अपना, और क्या दिक्कत है, मैं काम ही तो करना। ऐसी महामारी में इतना काम हो रहा हमारा, गोभी को तेरा है। समझ में आई बात। चलो, तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी होती है कि जो हमारी होस्ट बॉडी होती है, उसकी जो कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, किससे? बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है। मैं एक लाइन हमेशा से बोलता हूँ, और ये लाइन मेरे गुरुजन की लाइन है, और वो लाइन ये है कि हर दिन माइक्रोब्स, हमारे आसपास लाखों करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में क्या है, माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। और हर दिन इन पैथोजेंस में और इस होस्ट की बॉडी में कंपटीशन चल रहा होता है, एक युद्ध चल रहा होता है, एक द्वंद छिड़ रहा होता है। और इस लड़ाई में, इस युद्ध में कभी होस्ट बॉडी जीतेगी, कभी कौन जीतेगा? आपके पैथोजन जीतेगा। अगर आपकी होस्ट बॉडी जीतेगी तब आप क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे। और अगर आपका पैथोजन जीत गया तब आप क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। तो आपकी प्रॉपर्टी, एबिलिटी, किसी भी होस्ट की बॉडी की जो एबिलिटी है, किस चीज से? पैथोजन से लड़ने की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है किसी भी शरीर की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको इम्यूनिटी बोला जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई गई होगी आपकी। अब बच्चों, जो आपकी इम्यूनिटी होती है, ये फर्दर दो तरह की देखने मिलती है। एक होती है ऐसी इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ देखने मिलती है, जो हमें जन्म से ही होती है। और दूसरी इम्यूनिटी होती है जो एक्सपीरियंस के बाद, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको जन्मजात मिलती है, जो आपको विरासत में देखने मिलती है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आपको अर्जित करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। समझ में आ गई बात आपके? ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है आपके इम्यूनिटी हमारी दो तरह की, एक वो जो जन्म से ही होती है, और दूसरी क्या होती है जो एक्सपीरियंस से हमें देखने मिलती है। वो इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ देखने मिलती है, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी। क्या बोला जाता है बच्चों? इननेट इम्यूनिटी बोला जाता है। मैंने पहले भी बोला है कि अपने क्लास के मेन नोट्स या शॉर्ट नोट्स, उन दोनों में से भी कोई नोट्स, ठीक है, उसके अलावा आपकी एनसीईआरटी आपके पास में होनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? वो इम्यूनिटी जो बाय बर्थ होती है उसे क्या बोलते हैं? इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस से आती है उसको हम क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं भाई एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसको बोला जाता है। समझ में आ गई बात आपको? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? सबसे पहले तो आपको यही क्लियर हो जाना चाहिए। इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ जन्मजात होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी आपको एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपीरियंस के बाद में, यानी बीमारी से एक्सपीरियंस करोगे, सीखोगे। समझ में आई बात? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सिंपल सा फंडा क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जन्म के बाद में सीखनी पड़े। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं हुआ मतलब पैदा होता है कि अल्लाह भैया तेरा भाई मर्सिडीज चलाना जानता है, साइकिल चलाना जानता है, नहीं ना, उसे एक्सपीरियंस होता है। और इस एक्सपीरियंस के दौरान उसका चोटें भी लगेंगी, इंजरी भी होंगे, एक्सीडेंट भी होते हैं। सेम कहानी यहाँ पर है। तो जो बाय बर्थ है वे तो बाय बर्थ है ही है भाई। किसी के पास पैसा है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, वो विरासत में उसे मिला हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, तो वो तो उसका इननेट है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ कोई आदमी गरीब पैदा हुआ और उसने मेहनत करके अर्जित करा एक्सपीरियंस के लिए दुनिया के, जैसे बिल गेट्स के बारे में बात करते हैं, पिताजी उसके क्या थे? लकड़हारे, और वो खुद क्या है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी में से एक आदमी रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एक्वायर्ड में और ये इननेट का क्या हो जाता है? आपके फर्क हो जाता है। चलो, इननेट इम्यूनिटी जो होती है, जो बाय बर्थ इम्यूनिटी होती है बच्चों, वो आपके चार तरह की देखने मिलती है। सबसे पहला जो होता है एक्चुअल में इननेट इम्यूनिटी में, जिसके बारे में हम बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इननेट इम्यूनिटी कैसी होती है आपके? ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि ये किसी भी तरह के पैथोजन में कोई भेदभाव नहीं करती है। लगभग सभी तरह के पैथोजन के लिए क्या होती है? सिमिलर होती है, एक आध केस को अगर हम छोड़ दें तो ये नॉन स्पेसिफिक होती है। ये ऐसी पुलिस वाली नहीं है, इननेट इम्यूनिटी ऐसी पुलिस वाली नहीं है, या ऐसा पुलिस वाला नहीं है जो ये देख करके कर ला भैया ये किस पार्टी का नेता है, किस पार्टी का आदमी है, उसे देख करके छोड़ दे। फॉर एग्जाम्पल मान लो, जैसे हमारे यहाँ पे भी रूलिंग गवर्नमेंट कौन है? रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी
बीजेपी की है और पुलिस वाला खड़ा है और पुलिस वाले ने देखा, कहने लगा अच्छा ये जो बंदा जा रहा है, ये जो कोई बंदा जा रहा है, इसने बीजेपी का झंडा लगा रखा, तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर मान ले किसी और पार्टी का लगा रखा तो वो उसे कुछ और बोलेगा। भैया अदर स्टेट में अदर की भी गवर्नमेंट है, ठीक है, यहीं पर कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वहां की पुलिस क्या सोचेगी कि कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का एमपी एमएलए, इसे मत छेड़ो। आई बात समझ में, क्योंकि कांग्रेस रूलिंग में है। लेकिन जो अपोजिशन में होते हैं उनकी नाक में दम करवा सकता है रूलिंग वाला। तो ये नॉन स्पेसिफिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी का। ये एक तरह से किरण बेदी के समान काम करता है। मेरी तरफ से तो प्राइम मिनिस्टर हो कोई भी हो, तेरी गाड़ी अगर टो करनी है मुझे तो टो करके रहूंगी। ये बात थी किसकी, इन किरण बेदी की। तो ये क्या है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी किसकी होती है, इनेट इम्यूनिटी की। ये सभी के लिए क्या होती है, बिल्कुल भेदभाव नहीं होता इसके अंदर, सबके लिए समान भाव से काम करती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। वो क्या होती है, वो रोकती तो है, लेकिन अब क्या है कि टेररिस्ट के लिए जैसे स्पेशल टास्क फोर्स होती है, ऐसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, टेररिस्ट से लड़ने के लिए आप पुलिस को नहीं भेज सकते। टेररिस्ट से लड़ने के लिए आप पुलिस को नहीं भेज सकते। एक मामूली से पॉकेट मार को पकड़ने के लिए आप आर्मी को नहीं बुला सकते। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, मान लो मेरा मार्कर खो गया और मैंने मार्कर की कंप्लेन कराई हेडक्वार्टर में, पूरा हल्ला मच गया, पूरे शहर में क्या लगा दिया, लॉकडाउन लगा दिया, छावनी में परिवर्तित होगी, आर्मी ने घेर लिया, वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ गया। आप बोलोगे सर पागल हो गए क्या, एक मार्कर के लिए कौन इतना आएगा। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक है। ये देखती है कि आपका चोर, आपका जो पैथोजन है वो किस तरीके का है, वो आतंकवादी टाइप का है या पॉकेट मार एक चोर है, किस तरह का है वो, केवल और केवल एक खूनी है या एक बड़े लेवल पे किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। सारी चीजों को ये पहचानने के बाद में उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भेजता है, उसी के अकॉर्डिंग मिलिट्री भेजेगा। जरूरत पुलिस की होगी तो पुलिस की भेजेगा, कांस्टेबल की होगी कांस्टेबल को भेजेगा। लेकिन ये सबके साथ में समान बिहेव करते हैं। भैया कोई भी आओ, इस बैरियर से क्रॉस करके सबको जाना ही होता है। समझ में आ गई बात आपके। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी के बीच का डिफरेंस क्या सभी बच्चों ने समझ में आए। सातवां बंदा कौन गायब हो गया बे, ये ड्रामे मुझे खून फुकारे और बाद में बोलेगा कि जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कौन गायब हुआ है, जैद तो यही है, हुसैन भाग्य दिखा आज तो। हाँ वो बोलेगा सर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सर चाहे अब्बू से पूछ लो नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। अब्बू कहेंगे हाँ जी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, सही बात है। चलो अच्छी बात है। खैर, तो समझ में आई भाई सभी बच्चों को बात यहाँ तक के इम्यूनिटी वाली तो क्लियर है। फंडा आपको नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी का फंडा आपके क्या हो गया, समझ में आ गया। अब इनेट इम्यूनिटी में जो आते हैं एक्चुअल में, उन मेथड को हम क्या बोलते हैं, उन मेथड को बोला जाता है बैरियर मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैरियर मेथड। भाई रुकावट है, जैसे मैंने बताया ना, टोल टैक्स हो गया, टोल नाका हो गया, कुछ एक लोगों को छोड़ दे बाकी सभी को टोल टैक्स देना ही पड़ता है। सिमिलर वे में इनेट इम्यूनिटी काम करती है, रुकावट करेगी सभी तरह के जर्म्स को, सभी तरह के माइक्रोब्स को, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, बिना किसी तरह के डिफरेंशिएशन किए हुए सबको बोलेगी कि बेटा साइड में खड़ा हो जाना, कान के नीचे दो लगेंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। लेकिन वो भी है, अब यहाँ से भी बच के भाग जाता है तो तरह तरह के इंतजाम होते हैं। तो सबसे पहला जो बैरियर मेथड आता है बॉडी के अंदर का, चलो मैं सबसे पहले थोड़ा सा बोर्ड क्लियर कर देता हूँ, हमारी समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारी जो हेडिंग है वो है इनेट इम्यूनिटी के अंदर बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड हमारे कितने तरह के होते हैं, या बैरियर टाइप, बैरियर मेथड इम्यूनिटी के अंदर, स्पेशली इनेट इम्यूनिटी के अंदर हमारे कितने तरह के होते हैं, उसे हम देखते हैं कि बैरियर हमारे बॉडी में कितने तरह के चेक पोस्ट लगे हुए हैं। सबसे पहला जो चेक पोस्ट है वो है भैया जी आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है, देखो आपकी बॉडी कहाँ के थ्रू, आपकी स्किन जो हुई फिजिकल बैरियर में, एग्जाम्पल क्या हो गया, स्किन हो गई, एग्जाम्पल क्या हो गया, म्यूकोसा हो गया। अरे जो आपके सेबेशियस ग्लैंड कहाँ होती है, कान के अंदर, जो ईयर वैक्स को रिलीज करती है, जो नाक के अंदर ग्लैंड होती है जो ईयर जो वैक्स को रिलीज करती है, सेबेशियस को या म्यूकस को सिक्रीट करती है। आई बात समझ में, ये क्या होती है, ये आपकी, और स्किन ये क्या है, ये आपके एक तरह के पैथोजन को रोकने का प्राइमरी रूट है। अगर कोई भी पैथोजन आएगा तो कहाँ के थ्रू, नाक के थ्रू, कान के थ्रू या स्किन के थ्रू बॉडी के अंदर डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा, अगर बॉडी में किसी भी तरह की कोई इंजरी नहीं होती है। आई रिपीट, अगर बॉडी में किसी तरह की कोई इंजरी नहीं होती है, किसी तरह की कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, तो एक पैथोजन कहाँ एंटर करेगा, नाक के थ्रू, कान के थ्रू या स्किन के थ्रू एंटर करता है। और ये जो पहला बैरियर होता है यहाँ पर फिजिकल बैरियर होता है, और जो कि आपके क्या कहलाया जाता है, स्किन और म्यूकोसा कहलाया जाता है। दूसरा आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। क्या आता है भैया जी, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। अब ये फिजियोलॉजिकल जो बैरियर होता है इसके बारे में क्या होता है, देखो आपके सलाइवा होता है, जो सलाइवा होता है, सलाइवा भाई मान लो किसी तरह से वो नाक से बच के, मुंह से बच के किसी तरह से कहा गया, मुंह के अंदर चला गया वो पैथोजन आपके, तो उस पैथोजन को किल करने के लिए क्या है, सलाइवा। सलाइवा में क्या होते हैं जी, लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स जो होते हैं आपके, वे इम्यून सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, मतलब यहाँ पर इम्यूनिटी का काम करते हैं। वे बैक्टीरिया को, पैथोजन को किल करने का काम करते हैं। उसके अलावा मुंह से बच बुचा के कहाँ चला
गया जी, पेट के अंदर चला गया। तो उसके बाद में कहाँ देखने मिलेगा आपको, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर बॉडी क्या निकालती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। बॉडी क्या सिक्रीट करती है, स्टमक के अंदर HCl का सिक्रीशन होता है, वो फूड को क्या करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो सलाइवा हुआ, आपके गैस्ट्रिक जूस हुआ, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सब आपके फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी बोलते हैं फंक्शनल वे में जो इंटरेक्ट करते हैं। ये तो केवल रोक रहे कि भाई रुक जा, हाथ दे रहे, लेकिन ये लट बजा रहे। समझ में आई बात, फर्क देखो। ये क्या है, ये बोल रहे अल्लाह रुक जा, आई बात समझ में। ये रुकने के बाद में कहना वो चालान काटने वाला, कहने लगा साहब बैठे उधर, साहब को 100 की पत्ती दे ले जाके, मतलब वहां को जा, और नहीं जाएगा तो साहब बजाएगा। तो ये फिजियोलॉजी, जो मतलब डंडे के थ्रू बात करते हैं, क्लियर है। ये क्या होते हैं आपके फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं, जहां पर सलाइवा आपके और गैस्ट्रिक जूस होता है, क्लियर है। तो दो तरह के बैरियर हमने अभी तक देखे, एक हुआ हमारा फिजिकल और एक हुआ फिजियोलॉजिकल। चलो भैया क्लियर है, किसी का कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला जो बैरियर होता है हमारा, वो होता है तीसरे नंबर का सेल्यूलर बैरियर। ये काफी इंपॉर्टेंट बैरियर होता है भैया। सेल्यूलर बैरियर क्या है भैया, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है, स्पेशलाइज्ड सेल जैसे कि PMNL। PMNL की फुल फॉर्म फटाफट कमेंट में लिखेंगे। एग्जांपल के तौर पर NK सेल्स, इसकी फुल फॉर्म भी आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पर क्या होती है, मोनोसाइट्स होती हैं, ठीक है भैया जी, क्या होती है, मोनोसाइट्स होती हैं। ये तीनों की तीनों, ये तीनों की तीनों क्या करती है, सेल टू सेल इंटरेक्शन करती है। भाई इससे भी बच गया, इससे भी बच गया, ब्लड के अंदर पहुंच गया भैया, कहाँ पहुंच गया, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर आदमी घूम रहे, पुलिस वालों को ये वाले ये वाले ये वाले तीनों के तीनों, इन्होंने देखा कि आदमी संदिग्ध लग रहा है, संदिग्ध परिस्थितियों में क्या लगा, किसी पर संदेह हुआ, गड़बड़ क्या लगा, आदमी यहाँ का नहीं है, बॉडी का नहीं है, फॉरेन पार्टिकल है, ये तो यहाँ का रहने वाला नहीं है। तो आप पुलिस क्या करेगी उससे, पुलिस कहेगी आजा भाई जरा पासपोर्ट दिखा, लाइसेंस दिखा, ये दिखा वो दिखा, कागज दिखा। तो ये सेल वही सेल है जो लाइसेंस कागज को जब शहर के अंदर घुस गया, उसके अंदर ये क्या करते हैं, बात करके हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो उसे क्या करते हैं, उसे कर देते हैं, आपके किल कर देते हैं। चलो, तो मैं देख रहा हूँ कि किन किन बच्चों ने फुल फॉर्म अभी तक लिखी है। अभी तक फुल फॉर्म के लिए भैया एक ही बच्चे का कमेंट आया है, 2 के कमेंट आए हैं, 3 के आए हैं। ताशु गर्ग ने बताया है PMNL की फुल फॉर्म जो है वो है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, वेरी गुड। उसके अलावा NK सेल्स की फुल फॉर्म होगी नेचुरल किलर सेल्स। सुहेल खान ने बताया है कि पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। चलो वेरी गुड, अब तक तो आपने कमेंट देख भी लिए होंगे, वेरी गुड। एक दूसरे कमेंट तो देख लेना सबके सब, कहने लगो वो चिपका दो, मास्टर तो गधा है, मास्टर को कुछ नहीं पता है, मास्टर को जैसा बतौला पिया दोगे मास्टर ऐसे ही मान जाएगा। बेटे मास्टर ऐसा नहीं है, मास्टर बहुत तेज है। रूहुल फिजा और शिवानी का भी चलो कमेंट बॉक्स आ गया, कमेंट आ गया बेचारी का, इनका भी। रूहुल फिजा तो कह रही कहने लगा रोजे में इनने इस तरह कर दी हमारी मास्टर ने, नो रोजे रख लो जरा एक बार, फिर निमटू इससे मास्टर से। मिसकोट चल रही होगी तुम्हारी तो जरूर। चलो खैर, हाँ नुका कहने लगा यही पुल पार से एक मिसाइल लॉन्च करेंगे मास्टर के घर पे धुडूम देसी है। चलो, तोपची का भी जवाब आ गया, वेरी गुड। जैद का जवाब नहीं आया, जैद का ये मैंने देखा नहीं, जैद का, जैद का जवाब नहीं आया क्या। जैद तेरे जवाब का तो मुझे बहुत इंतजार रहे, जैद करा। चलो हाँ पकाओ ना, आगे कंटिन्यू करो। चलो भैया, तो पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स फुल फॉर्म होती है किसकी, होती है भैया, ये होती है आपके PMNL की, ठीक है। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, समझ में आ गई बात। पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स क्या होती है, अबे लिम्फ नोड, लिम्फोसाइट्स, ठीक है। एक तरह की WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं आपके भी कितने तरह की होती है, 5 तरह की, ठीक है। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इजनोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट, समझ में आ गई बात। तो उसमें ही क्या होती है, जो लिम्फोसाइट्स होती है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट शेप के आधार पर क्या बोला गया, PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट्स बोला गया। NK का मतलब नेचुरल किलर सेल्स बोला गया, और ये मोनोसाइट्स हो गई। 3 तरह के सेल्स होती है जो ये कागज वागज देखने के बाद में अगर नहीं है तो फिर घुटना मारती है उसके, कहने लगा अच्छा तो यहाँ का इंसान ही नहीं लग रहा, उसके पकड़ के गर्दन और दे घुटना घुटना ही घुटना बजाते हैं उसके कोने बेचारे के, गरीब के गरीब बता रहे सर उसे तुम, वो फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। चलो लास्ट जो आता है वो आता है इंटरफेरोन के बारे में बात करते हैं। लास्ट जो आता है वो आता है साइटोकाइनिन बैरियर। लास्ट क्या होता है भैया जी, साइटोकाइनिन बैरियर, और इसका जो एग्जांपल है वो है इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन्स की खास बात क्या है कि इंटरफेरोन्स यूजुअली वायरल इंफेक्शन के दौरान आपको देखने मिलते हैं, और इंटरफेरोन बॉडी स्पेसिफिक भी होते हैं। खास बात क्या है कि इंटरफेरोन बॉडी स्पेसिफिक होते हैं, हर पर्सन का इंटरफेरोन का टाइप अलग अलग देखने मिलता है, ठीक है। तो फोर्थ वाला जो हो गया हमारा वो होता है साइटोकाइनिन
साइटोकाइनिन बैरियर। और साइटोकाइनिन बैरियर का जो एग्जाम्पल है बच्चों वो होता है इंटरफेरोन। और इंटरफेरोन हमारे किस जगह पर काम करता है भैया? ये काम करता है वायरल इन्फेक्शन में। कैसे काम करता है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके घर में कोई चोर एंटर करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके घर के उस हिस्से में को एंट्री करेगा जो हिस्सा कमजोर होगा। ऐसा तो कोई चोर नहीं है कहने लगा अच्छा मुझे चोरी करनी, वो मेन गेट भी छोड़ेगा और खिड़की को भी छोड़ेगा और बस साथ में क्या करेगा, कहने लगा ये दीवार तोड़ो, इस दीवार में को चोरी करेगा आज तेरा भाई है। ऐसा तो कोई दारू पीने के बाद में ही कर सके। वो कहां से कहां वो देखेगा कि सबसे कमजोर हिस्सा इस घर का कौन सा, और कमजोर हिस्सा कहां जहां आसानी से आया जा सकता है, जैसे कि खिड़की हुआ, जैसे कि क्या हुआ, दरवाजा हुआ। तो ऐसे ही मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पर। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। तो मैं बात समझाने जा रहा हूं आपको किसके बारे में, इंटरफेरोन्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आपके सामने मौजूद है, चलो भैया हो गया साहब। जब भी मैं बोर्ड साफ करता हूं तो मेरे ध्यान आ जाता है जैद का वो झूठा दिलासा जो जैद देता था। अनुगा सर तो मैं कोलिन की शिष्य ला के दूंगा। कोलिन की शिष्य ना तो जैद पे लाई गई और ना मेरे पे ही लाई गई। आलस। ब्रम 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 ब्रम। चलो बच्चों। अरे भैया और सुनाओ। चलो बच्चों कैसा हालचाल हो रहे तुम लोगों के? क्या करें? उनको हल्के दिक्कतार मास्टर के लग गया फिर हिले सिर। चलो खैर, तो मैं किस बारे में बात कर रहा था अनुभव? गजनी बन गया मास्टर। मैं बात कर रहा था आपके इंटरफेरोन्स के बारे में, साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में। तो इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? इंटरफेरोन्स जो होते हैं वे लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं भैया जी? लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो बॉडी कब सिक्रीट करती है, जो सेल सिक्रीट करती है कब? ड्यूरिंग, यूजुअली ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन। समझ में आ गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। है क्या वायरस की खास बात? क्या है कि वायरस के पास में जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके पास में खुद का साइटोप्लाज्म या राइबोसोम नहीं होता। तो ये वायरस क्या करता है? ये अटैक करता है किसी भी होस्ट के सेल पर, और उस होस्ट के सेल के डीएनए और उसके राइबोसोम के ऊपर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लिया यानी सेल को उसने क्या कर लिया? अल्टीमेटली उसने होस्ट सेल को क्या कर लिया भैया? हाईजैक कर लिया। हाईजैक जानते हैं ना, पुरानी मूवी के अंदर बड़ा फेमस था भैया। हीरो हीरोइन या हीरो गया या हीरोइन गई कोई सी प्लेन के अंदर बैठ के, ज्यादातर हीरोइन ही जाती थी क्योंकि हीरो हमारा ठल्ली रहता और क्या करवाना उसे है। तो हीरोइन गई प्लेन के अंदर, पता लगा कहने लगा फो आतंकवादी ने हाईजैक कर लिया। आर्मी वार्मी वायुसेना वगैरह वगैरह सब गई भाड़ में। वो पूरी दुनिया में हीरो को चुना जाता था। कहने लगा जा तू बचा के लाओ उस सिमरन को, है ठीक है, कभी तेरे फिर घुटने बजाओ वो सिमरन। खैर जो भी है, तो ये क्या है, इंटरफेरोन के बारे में बात चले तो वायरस जो होता है वो होस्ट की सेल को क्या कर लेता है बच्चों? हाईजैक कर लेता है। अब हाईजैक करने के बाद में क्या करता है? ये अपनी मर्जी से काम करवाता है, लेकिन सेल की भी एक लिमिट होती है। चलो मैं बताता हूँ क्या होती है। देखो ये क्या है आपकी, ये एक सेल हुई, ये दूसरी सेल हुई, ये तीसरी सेल हुई, ये चौथी सेल हुई, ये पांचवी सेल हुई। ये इस सेल के बाहर क्या लगे हुए हैं? इनके बाहर क्या लगे हुए हैं? रिसेप्टर लगे हुए हैं, जिस सेल के थ्रू क्या करते हैं, कोई भी सब्सटेंस अंदर और बाहर जा सकता है। ठीक है, दरवाजे हैं, ये रिसेप्टर होते हैं, सेल के रिसेप्टर जो सेल के सरफेस पर पाए जाते हैं। अब वायरस आता है, वायरस किसी भी रिसेप्टर के थ्रू, मान लो इस सेल को इन्फेक्ट करना है, इस सेल के थ्रू वायरस आया और आने के बाद में क्या कर लिया उसने? कब्जा कर लिया। अब आया था, कब्जा उसने चुपके से कर लिया, रात के अंधेरे में कर लिया, किसी को पता ही नहीं चला। अब उसने उस घर के मालिक को, उस घर के पूरे परिवार को क्या कर लिया? बंधक बना लिया। और उस घर में जो खाना बनाने वाली थी उसे कहा, कहने लगा चल भाई मेरे लिए बना, तो मुर्गा वगैरह बना, चिकन फ्राई, चिकन बिरयानी, ठीक है, पनीर वगैरह, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, मटर पनीर, ये वो अड़गम शड़गम बनवा के उसने क्या कर लिया? उसने सारा सिस्टम यहाँ पे कर लिया। अब ये बेचारे कब तक करते, कब तक झेलते? शुरुआत में झेलोगे इस तरह के करके कि भैया ये तो मार देंगे परिवार वालों को, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन किसी भी इंसान की जो सहन क्षमता होती है उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट को क्या कर गया? वायरस क्रॉस कर गया। अब उस लिमिट को क्रॉस करने के बाद में अब ये सेल सोचती है कि हल्ला बेटा तुझे तो अन्न भी मारेगा, पन भी मारेगा, क्योंकि राशन पानी तो खत्म हो गया, इससे बढ़िया है तुझे मारेगा। तो ये आसपास के पड़ोसियों को पता ही नहीं कि मेरे घर में आतंकवादी है, उन्होंने तो सोचा कि भैया कोविड की वजह से आइसोलेट होकर घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन मेरे घर में कौन घुस गया? आतंकवादी घुस गया। अब इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं कुछ ऐसा सिग्नल रिलीज करूं जिससे आसपास के लोग क्या हो जाएं? अलर्ट हो जाएं। तो उसी दौरान क्या करते, उसी दौरान इसके अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो इस सेल के पास में जो लाइसोसोम्स होते हैं वे क्या कर जाते हैं? वे बर्स्ट हो जाते हैं। जैसे ही ये सेल बर्स्ट होगी तो यहाँ से एक तरह से जैसा होता है ना पटाखा सा, वो कोई आइलैंड में फंस जाता है कि वो एकदम रॉकेट सा छोड़ता है, उसे पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे कोई ना कोई है। इसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से लो मोलिकुलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर रिलीज होते हैं, लाइसोसोम बर्स्ट होते ही, रप्चर होते ही, और वे कहाँ फैल जाते हैं? वे यहाँ पर फैल जाते हैं। अब पूरी
कॉलोनी को पता था कि भैया जब भी ऐसा चिंगारी से उठेगी समझ जाना कोई ना कोई खतरे वाली बात है। तो आसपास की सेल को पता लग गया कि भैया इसने यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया, यानी कोई सी सेल ने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। और अटेम्प्ट करने का कारण क्या था, क्योंकि वो हाईजैक होने के बाद में क्या हो चुकी सेल, मजबूर हो गई थी। क्या हो गई थी भैया, मजबूर हो गई थी। मेरी हिंदी भी मेरी इंग्लिश की तरह बेकार है लोगो जी, आप भी बेकार हो मास्टर जी, आपकी हिंदी इंग्लिश छोड़ दो, तुम भी बेकार हो। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर ये। ठीक है, आपके भावनाओं को मैं बहुत जल्दी समझ जाता हूँ। खैर, तो मैं बात कर रहा था किसकी, मैं बात कर रहा था इसकी कि जैसे यहाँ पर ये लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होते हैं, तो लो मॉलिक्यूलर वेट के ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज होते ही आसपास की अड़ोसी पड़ोसी की जितनी भी सेल्स हैं उन सबको नोटिस पहुंच जाता है, उन सबको नोटिफिकेशन चला गया कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, दया कुछ और ही गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। क्या कर, मतलब खिड़की बंद कर फटाफट, इसने भी अपनी खिड़की बंद, ये भी खिड़की बंद, ये भी ये भी ये भी। अब ये क्या हुआ, अब आप बोलो सर प्रोटेक्शन कहाँ हुई, ये सेल तो मर गई। हाँ ये सेल तो मरी है, आई बात समझ में, लेकिन जो रिमेनिंग आसपास के उस ऑर्गन की जितनी भी सेल्स हैं उस सेल्स ने बचने की कोशिश करी। और हर वायरल इन्फेक्शन में जनरली ये रिलीज होते हैं। समझ में आगे बात, क्लियर है। तो ये थे आपके क्या, ये थे आपके इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। क्या इन्नेट इम्यूनिटी पूर्ण रूप से सबकी समझ में आ गई है? फटाफट जल्दी करके बताएंगे, जल्दी करके बताएंगे क्या इन्नेट इम्यूनिटी सबकी समझ में आ गवा है क्या जी? ओए 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 1 2 4 तो करे ना डीजे वाले, बिल्कुल डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो डीजे वाले बाबू, देख लेते हैं। 100 200 रुपये ले लो, चला दो। यस सर यस सर यस सर यस सर यस सर, बताओ ऐट क्यों रहे आराम से भी तो बताओ, लाइन लगा के यस सर करे ना, इन्हें फोन कीजिए ना, लॉकडाउन खुलते पहले थारी सुपारी देंगे जी। चलो कौन कौन बच्चा मेरी सुपारी देना चाहता है बताओ, चलो है कोई बच्चा यहाँ पे जो मेरी सुपारी देना चाहता हो? अरे मुझे दे दियो। हाँ ठीक है, हाँ मैं बता दूं, पहले मेरी सुपारी मुझे दे दियो। यहाँ तो कोई जवाब नहीं दे रहा, अंदर ही अंदर कह रहे हैं बेटे 12वीं हो जान दे एक बार फिर घंटे मास्टर जी तेरे से भी, क्योंकि 12वीं के बाद में क्या पता नीट की भी जरूरत पड़े, अगर लॉकडाउन में फंस गया हम यहाँ से, या इस सिनेरियो में फंस गए, तो पहले जरा काम से निकल जाए ना, फिर उसके बाद तुम्हें ठिकाने लगाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि एग्जामिनर हमारा दुश्मन होता है, और दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन बाद में गड़बड़ कर जाएगा। चलो बच्चों, ये थी आपके किसके बारे में बात, ये थी आपके इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बात। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। हम बात करते हैं किसके बारे में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। चलो भाई ये बताओ मुझे, क्लास को कितना टाइम हो लिया? चलो मुझे थोड़ा सा गर्मी ज्यादा महसूस देने लगी, प्यास लगने लगी भैया, रोजे में भी टाइम है। हाँ भाई, कितना टाइम हो लिया हमारी क्लास को लगभग, जरा बताएं कृपया करके। सभी बच्चों से अनुरोध है, कोई बताए मुझे लगभग कितना टाइम हो गया। 6:15? अबे क्लास चलते हुए कितना टाइम हो लिया भाई, मैं पूछ रहा। 25 मिनट हुए अभी। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलो भी 10 मिनट है, मार दूं हिम्मत सी तो है? देखेंगे, चलो भाई। 30 मिनट क्या है बे? 1 सेकंड के कमेंट में 5 मिनट का डिफरेंस आ गया है। लेक्चर की रिकॉर्डिंग आवे बाद में इसकी। अरे हाँ ये मैं बता दूं, जिन बच्चों ने मतलब आज ही ज्वाइन करा ना, जैसे कि जिसने सुहेल खान खास करके, तो रोना पीटना डाले नु जी, देख लो ये कर लो वो कर लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी लेक्चर पड़े इसमें प्ले लिस्ट में इसी की। ठीक है, यूट्यूब पे नहीं, इसी पे मेरा यूट्यूब पे, तो कोई कोई डाल दू, कोई कोई नहीं डालता। ठीक है, हाँ सारे नहीं डाल रहा मैं, तो इसी की प्ले लिस्ट में है, अपने पूरे देख लियो, अगर किसी को करना होगा पिछले वाला से लेक्चर देख लियो। बाकी मैंने 3 लेक्चर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के असाइन कर रखे थे ग्रुप के अंदर ही, उन्हें देख लेना। खैर चलो आगे कंटिन्यू करते हैं भैया जी। अब किसका कमेंट आ गया, खड़ा भी नहीं हो गया, हाँ जी ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, को हम बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है वो एक्सपीरियंस से आती है, तजुर्बे से आती है बच्चों, तजुर्बे से बात बताई जाती है आपको। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी? ऐसी इम्यूनिटी जो होस्ट की बॉडी पैथोजन से लड़ने के बाद में एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से देखने मिलती है। दो तरह की होती है, एक होती है आपके एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी होती है आपके पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खास बात क्या है कि इसमें मेमोरी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी। समझ में आ गई बात? ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। देखो एक्टिव इम्यूनिटी वो है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है एंटीबॉडी को बनाने में। किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगा, आई बात समझ में? अब एक्टिव भी दो तरह की, एक होगी नेचुरल, एक हो गई आर्टिफिशियल। कहने का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडीज को जनरेट करने में। एंटीबॉडीज क्या होती है मैं बता रहा हूं, मैंने कहा ना, लड़ने के लिए जो हथियारों की जरूरत पड़ती है हमारी आर्मी को, वो हथियार क्या होते हैं आपके, एंटीबॉडी होती है। हम आगे पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन वगैरह, इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी।
ठीक है, ये सब के सब हम बाद में पढ़ेंगे, क्लियर है। हाँ हाँ, तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या था? एक्टिव इम्यूनिटी ये था कि जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है भैया, डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। अरे किस काम में इन्वॉल्व होगा? वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करने में। पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी है कि हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी नहीं बनाता, एंटीबॉडी जो रेडीमेड होती है वो ऑलरेडी हमें दी जाती है। समझ में आगे बात? अब ये दोनों फर्दर दो तरीके से हो सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी यानी अगर हमारा इम्यून सिस्टम बीमारी से लड़ने के बाद में इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर रहा है, तो पहला क्या हो गया आपके, नेचुरल हो गया। नेचुरल का कंडीशन क्या है? जितनी भी तुम्हारी बीमारियां लगी अपने आप ठीक हो गई, वे सब की सब किस चीज का एग्जांपल होती हैं? वे सब की सब एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जांपल होते हैं। समझ में आगे बात? तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन में आपकी बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने उस पैथोजन से फाइट की, और फाइट करने के बाद में आप क्या कर गए, आप जो हो गए रिकवर हो गए। ये वाली जो इम्यूनिटी है भैया जी, वो क्या होती है आपकी, ये नेचुरल इम्यूनिटी होती है, जो इन्फेक्शन की वजह से आपको देखने मिलती है। दूसरी आती है कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या है भैया, पैसिव, सॉरी, आर्टिफिशियल तरीके से जो आती है आपके, ठीक है। आर्टिफिशियली कैसे? यानी आपको इन्फेक्शन लगा नहीं है, आपको इन्फेक्शन लगा नहीं है, लेकिन आपने अपनी बॉडी को मजबूर किया कि आपकी बॉडी क्या बनाए, एंटीबॉडी जनरेट करे। एग्जाम्पल हो गया वैक्सीनेशन। आई बात समझ में? वैक्सीनेशन जो, अरे जो टीकाकरण चल रहा, आप देख रहे होंगे अभी कोविड-19 का बहुत जबरदस्त तरीके से चला। तो कोविड-19 किस कैटेगरी के अंदर आता है? कोविड-19 आपके आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा। कैसे आएगा जी? कोविड-19 की जो वैक्सीन, जितनी भी कोवैक्सीन, कोशील्ड, जितनी भी सारी की सारी ये वैक्सीन है, वे सब की सब क्या होती है, मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की टेक्निक के थ्रू, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया, पैथोजन, या हमारा कोई भी पैथोजन होगा उसे हम इतना कमजोर कर देते हैं कि हमारी बॉडी को तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फॉरेन पार्टिकल तो रहेगा ना हमारी बॉडी के लिए। तो हुआ क्या, तो हमने क्या किया, उसे वैक्सीनेशन के थ्रू हमने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। हमारी बॉडी में कोई बड़ा नुकसान तो वो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बॉडी रिस्पॉन्स देगी, जैसे फीवर आना, हेडेक होना, इस तरह की चीजें होती है। और उसके अलावा उसके बाद में उस बीमारी को लेकर हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अरे छोटे बच्चों के टीके लगते हैं ना, ये 6 महीने का, ये पैदा होते हैं, ये 1 साल का, ये 2 साल का, ये 5 साल का टीका, तो ये क्या होता है, वैक्सीनेशन होता है। और वैक्सीनेशन का जो रिजल्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। तो इन दोनों कंडीशन में क्या है, इन दोनों कंडीशन की खास बात यह है कि यहाँ पर हमारे बॉडी डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडी को बनाने में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में हमें रेडीमेड एंटीबॉडी मिलती है। रेडीमेड एंटीबॉडी भी दो तरह से मिल सकती है, एक तो हमें नेचुरल मिलेगी। नेचुरल रेडीमेड कैसे आएगी भैया, हमारे सिंपल सी बात है, मदर की बॉडी से आएगी। कहाँ से आएगी? मदर की बॉडी से। उसे हम क्या बोलते हैं, मैटरनल। एग्जाम्पल आईजीजी, ये कहाँ के थ्रू मिलती है हमें, प्लासेंटा के थ्रू। अरे प्लासेंटा के थ्रू एंटीबॉडी क्रॉस हो सकती है ना। उसके अलावा एक एंटीबॉडी होती है आईजीए, ये कहाँ के थ्रू मिलती है हमें, मिल्क के थ्रू, मदर मिल्क। कोलेस्ट्रम एंटीबॉडी रेश होता है। तो ये दोनों एंटीबॉडी कहाँ है, इन्फेक्शन से लड़ने में फाइट करते हैं, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये नेचुरली कहाँ से मिली, मदर की बॉडी से। हमारी बॉडी ने नहीं बनाई, मदर की बॉडी ने बनाई है नेचुरल कंडीशन में, लेकिन हमें मिली है एंटीबॉडी डायरेक्ट कहाँ, मदर की बॉडी से। हमारे इम्यून सिस्टम को नहीं बनानी पड़ी, इसीलिए हमने उसे क्या करा, इसीलिए हमने उसे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बोला। दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पर आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल, अब इमेजिन करिए भैया आपने, आपके किसने काट लिया, सांप ने काट लिया, मुझे मारे क्यों काटा, थारे काट ले, चलो मेरे काट ले, खुश, अब तो पट गई कलेजे में ठंडा। अब मेरे सांप ने काट ले भैया, ठीक है, अब काट ले, देख लो पहले एक सांप तो नहीं है। ये सुना मैंने कि सांप का जिक्र करते एकदम सांप आ जाए निकल के, इमेजिन करो पढ़ा रहा एकदम एनाकोंडा से निकल के आगे इधर से, क्या होगा, ओए बढ़िया आ जाएगा, मजा आ जाएगा है। अब अभी पोस्ट पूरा नहीं हुआ, ऐसी कुछ वो मांग रहे, चलो खैर। तो मैं बात किसके कर रहा, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहा। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वो भी पैसिव वाली। पैसिव का मतलब हमारी बॉडी इन्वॉल्व नहीं है एंटीबॉडी बनाने में, यानी हमें रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही। और आर्टिफिशियल मतलब नेचुरल कंडीशन में, ना हमें मदर से मिली ना किसी तरीके से मिली, यानी हमारे अंदर बनाई आई है वो। कैसे, सांप ने काट लिया, अब सांप ने काट लिया, अब आप इंतजार करोगे कि सांप के लिए हम एक्टिव इम्यूनिटी रखें। अरे आपको पता लगेगा कि एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है, स्लो होती है। आई बात समझ में? इंस्टेंट रेस्पॉन्स नहीं है। इतने तुम्हें कहने लगा वो, जैसे सांप ने काटा तो जहर आपकी बॉडी के अंदर गया, आपकी बॉडी का एक्टिव इम्यून सिस्टम कहता है, कहने लगा पहले मुझे इसे एनालिसिस करना पड़ेगा। 6-7 दिन तो वो एनालिसिस करने में लगा देगा, इतने तुम्हारी जीभ बाहर आ जाएगी निकल के, क्या फायदा उस चीज का, नुकसान होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसीलिए हमने पहले ही सांप के जहर के लिए क्या बना रखी, स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट कर ली। प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज होती है इंजेक्शन की फॉर्म में। टेटनस हुआ, जो आपके एंटीवेनम जो ड्रग होती है, ये इसी इस्तेमाल के लिए की जाती है। तो ये क्या होती है, आपके आर्टिफिशियल और पैसिव इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में और वैक्सीनेशन वाली इम्यूनिटी में फर्क किस चीज का ध्यान दीजिएगा। जो आपके आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है, यहाँ पर भी आपके इंजेक्शन लग रहा है, यहाँ पर भी इंजेक्शन लग रहा है, लेकिन इस इंजेक्शन में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी होती है। इस इंजेक्शन में ऑलरेडी एंटीबॉडीज होती हैं, समझ
समझ में आ गई बात। जबकि इसके अंदर, इस वैक्सीन के अंदर क्या होता है, इन एक्टिवेट फॉर्म में, इन एक्टिव फॉर्म में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार किया हुआ क्या होता है, वायरस या पैथोजन लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। तो दोनों में फर्क देखिएगा। इस पैथोजन को हमारी बॉडी पढ़ेगी, हमारी बॉडी पढ़ने के बाद में हमारी बॉडी इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करेगी, तो इसीलिए हमने इसे क्या बोला, एक्टिव इम्यूनिटी बोला। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि जिससे हमारी बॉडी रीड कर पाए, इसीलिए प्री फॉर्म बनी बनाई एंटीबॉडी हमने दे दी। तो ये दोनों में, इन चीजों में यहाँ पर फर्क होता है। तो आई होप आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पर जो आपके इम्यूनिटी वाला पोर्शन होता है वो क्या कर लिया भैया, वो पूरा कर लिया। अब आपके जो है इम्यून रेस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे हम अगले लेक्चर में। यानी अगला जो चैप्टर लेक्चर आएगा हमारा, वो कब आएगा भैया, वो आएगा हमारा, आज मंडे हो गया, कल ट्यूसडे, परसों वेडनेसडे। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा बायो का होगा, ठीक है, वो कब होगा, वो होगा वेडनेसडे। ठीक है, वेडनेसडे में नेक्स्ट लेक्चर होगा। और उस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं भैया, उस लेक्चर में हम जो है अपना आगे का इम्यून रेस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में बात कर लेंगे। चलो फिर ठीक है, धीरे धीरे करेंगे पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो उम्मीद है सबको यहाँ तक समझ में आ गया हो। किसी को कोई डाउट है क्या भाई, बताओ कमेंट बॉक्स में। सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट करके जल्दी बताओ। नहीं है? नहीं है? चलो भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है आप लोगों की सबकी समझ में आ गया होगा। और नहीं भी आ गया होगा तो क्या कर लोगे, जब एक चैप्टर तो मैं 10-10 दफे पढ़ा दिया, 55 दफे पढ़ा दिया, जब समझ में नहीं आ रहा, मैं कहा सर ऐसा ना करो, आप हमें डिमोरलाइज नहीं कर सकते, आपका ये अधिकार नहीं है। किसने आपको ये अधिकार दिया? चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। तो चलिए भैया, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, बिना मतलब बाहर मत निकलिए, हेल्दी रहिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। ठीक है, और आपको करना कुछ नहीं है भैया, बस कंटिन्यूटी बनाकर रखो। मैंने पहले भी बोला है कि यही वो समय है जहां आप और बच्चों को लीड कर जाएंगे। बच्चे और भी हैं, लेकिन वे बहाने ढूंढ रहे हैं। जैसे अभी तक सुहेल ढूंढ रहा था, अब सुहेल का जी मुझे जो है वो करना पड़ा। अब प्रियांशु से पूछना, प्रियांशु आएगा 2-3 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में, बोलेगा सर हमारे खेत में ना दंती पड़ रही थी, गेहूं कट रहे थे, इस वजह से जो है ना हम वो नहीं कर पाए। चल भाई, बढ़िया बात है। चिरड़ चिरड़ से बोलने लगे, कहीं भूत बात आवेगा क्या यहाँ से। वो है ना, वो भूत आने से पहले मूवी के अंदर लाइट जल बुझ होवे, वो वाला सीन हो रहा है यहाँ तो। चलो भाई, मैं भी निश्चय को कभी यहाँ भूत बात मुझे ठा के ले जाऊं वैसे ही। चलो भैया, बच्चों बाय बाय, टाटा, टेक केयर। केमिस्ट्री की क्लास में कल देखेंगे आपको, सी यू टुमारो। ठीक है भैया, गुड बाय। भागो, चलो निकलो, जा सकते हैं। छोड़ छोड़ के जाया करो क्लास, मैं एंड कर दूंगा, नहीं फिर तुम कनेक्ट रहो। चलो 4 3 2 1, बहुत वेरी गुड।